चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्रिया, ये कंटेंट मैं यूनिवर्सल बुक से लिया है। तो क्रिया आज हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्रिया कहते किसे हैं? किसी भी काम को करना क्रिया कहलाता है सामान्य शब्दों में। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है। क्रिया एक विकारी शब्द है, यानी कि विकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है ना। इसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। इसे धातु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। क्रिया को हम धातु भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे पीना हो गया, खाना हो गया, रोना हो गया, दौड़ना हो गया, हंसना हो गया। ये सब क्या है? क्रिया के एग्जाम्पल हैं। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं। जैसे ये है, नेहा गा रही है, तो इसमें जो गा रही है वो क्रिया है। बच्चा खेल रहा है, तो जो खेल रहा है वो क्रिया है। अतः उपरोक्त वाक्य में गा रही है या खेल रहा है आदि शब्दों से क्रिया के कार्य का होने का बोध हो रहा है। अतः ये सभी शब्द क्या होंगे? ये सभी शब्द क्रिया के उदाहरण होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं धातु। हमने बोला कि क्रिया को धातु भी कहते हैं। एक्चुअल में धातु होता क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप को, यानी कि जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। मान लो कोई शब्द है, उसमें परिवर्तन आया, तो परिवर्तन होने के बाद जो विकार होने के बाद जो बना उसे ही धातु कहते हैं। धातु पार्य क्रिया के सभी रूपों में पाया जाता है। कोई भी क्रिया, जैसे हमने कहा कि भाई करना, काम करना, तो कर कर क्या हो गया? क्रिया, उसके पीछे लगा ना, तो ना जो है वो क्या है? धातु है। आगे मैं आपको समझा दूंगा। जैसे ये देखिए, मैं बात कर रहा हूँ धातु की। धातु को थोड़ा ध्यान से समझना। किसी भी धातु के अंत में ना जोड़ने पर, ना जोड़ने से शब्द बनता है, उसे क्रिया का साधारण रूप कहते हैं। जैसे जाना, पाना, खाना, सोना, खेलना आदि। इन सभी साधारण रूपों के अंत में लगे ना को ही हम अगर निकाल दें तो उसके बाद क्रिया का जो मूल रूप बचता है उसे ही धातु कहते हैं। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये जाना है, जाना, जाना। अब इस जाना के अंत में पीछे ना जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है। अब इस प्रत्यय को आप हटा दो, ना को हटा दो, क्या बचा? जा। तो जा जो है, जा एक धातु होगा। यानी कि अगर हम प्रत्यय को हटा दें तो जो बचेगा वही क्या होगा? हमारा धातु होगा। जैसे जाना में जा धातु है। ठीक है ना। जाना में जा धातु है, यहाँ पर पा धातु है। खाना में खा धातु है, सोना में सो धातु है। ठीक है ना। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा एग्जाम्पल समझा देता हूँ, यहाँ से आपके अच्छे समझ में आएगा। लिख प्लस ना, ये लिखना हो गया। पा प्लस ना, ये पाना हो गया। जा प्लस ना, तो ये जाना हो गया। तो अभी ध्यान से देखिए, इसमें जो ये लिख है, दूसरे में जो ये पा है और ये जो जा है, ये सब क्या है? ये सब धातु हैं। मैंने ये नीचे लिखा भी है, लिख पा जा। लिख, पा और जा आदि क्रिया का मूल रूप है या धातु है। पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं। प्रत्यय कौन है इसमें? ना, ना, ना। ठीक है ना। ये प्रत्यय हैं, तो मूल जो होती है वो धातु होती है। ठीक है ना। मूल जो क्रिया होती है। चलिए क्रिया को हम कैसे बना सकते हैं? क्रिया को हम 3 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं। ठीक है ना। क्रिया को हम 3 प्रकार के शब्दों से बना सकते हैं। पहला हम धातु से बनाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी सिखाया है ना। दूसरा हम संज्ञा से बनाएंगे। ठीक है ना। और तीसरा हम कैसे बनाएंगे? तीसरा हम बनाएंगे विशेषण से। अभी इन तीनों को बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हम धातु से कैसे बनाते हैं। मैंने बोला था धातु होती है खा, पा, जो क्रिया का मूल रूप होता है। तो देखो, खा से ना प्रत्यय लगाया तो खा से खाना हो गया। पी से ना प्रत्यय लगा के पीना हो गया। और खेल से ना प्रत्यय लगा खेलना हो गया, है ना। खा, खा क्या है? आपका धातु है, मूल धातु। इसमें हमने क्या प्रत्यय जोड़ा? ना प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या बन गया? ये खाना बन गया। ऐसे ही हमारा पीना, इसमें पी क्या है? हमारा धातु है। ठीक है ना। और इसमें मैंने क्या जोड़ा? ना जोड़ा। ना क्या है? एक प्रत्यय है, प्रत्यय है। तो ये क्या बन गया? ये पीना बन गया। ऐसे ही खेलना में बनेगा। ठीक है ना। अब चलिए हम संज्ञा से देख लेते हैं, संज्ञा में कैसे बनेगा। संज्ञा से देखिए, संज्ञा क्या होता है? हाथ, हाथ से हथियाना, लात, लात से लतियाना
और बात बात से बतियाना। आप कहेंगे इनमें संज्ञा क्या है? देखिए, कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कोई स्थान हो, वो संज्ञा ही होता है, ठीक है ना। और अगर हम उसमें ना प्रत्यय जोड़ दें तो ये संज्ञा से क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही विशेषण में देखिए, विशेषण से कैसे बनेगा? कोई चीज़ चिकना है, वो उसकी विशेषता बता रहा है कि वो चिकनी है। कोई चीज़ गर्म है तो ये विशेषता है कि कोई चीज़ गर्म है। कोई चीज़ दोहरी है तो ये आवर्ती वाले में आ जाएगा, यानी कि दोगुना है, दोहरा है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने कौन सा प्रत्यय लगाया? इसमें मैंने लगाया ना प्रत्यय। अब जैसे मैंने इसमें ना प्रत्यय लगाया तो चिकना का क्या हो गया? चिकनाना। गर्म का क्या हो गया? गरमाना। दोहरा का क्या हो गया? दोहराना, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा आपको। तो कुल मिला के मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि धातु प्लस प्रत्यय, धातु प्लस प्रत्यय, जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो आपकी क्रिया पूरी बन जाती है। जो मूल क्रिया होती है, जो मूल क्रिया का रूप होता है, वो हमेशा धातु ही होगा स्टार्टिंग का, ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं क्रिया का विभाजन। क्रिया का विभाजन यानी कि क्रिया वैसे नॉर्मली होती कितने प्रकार की है? तो देखिए, क्रिया दो प्रकार की होती है। एक कर्म के आधार पर होती है और एक प्रयोग के आधार पर होती है। अगर कर्म के आधार पर देखें, कर्म रचना बनावट के आधार पर देखें, तो कर्म रचना बनावट के आधार पर ये कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की होगी, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। लेकिन अगर प्रयोग के आधार पर देखें, अगर हम इसको प्रयोग के आधार पर देखें, ये देखिए यहाँ पे हमने ये सब लिखा हुआ है, ये देखिए, इस पे आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, क्रिया का विभाजन पूरा दिया गया। देखिए, कर्म रचना या बनावट के आधार पर मैंने भी आपको पीछे बताया दो प्रकार की होगी, अकर्मक और सकर्मक। यानी कि इस एक में कर्म रहेगा, एक में कर्म नहीं रहेगा। सकर्मक में कर्म होता है, अकर्मक में कर्म नहीं होता। और दूसरा होगा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार की होंगी? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया। ये 2 दिन में आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, यानी कि कल मैं आपका ये खत्म करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? अभी हम पढ़ेंगे जो रचना है, रचना। अभी हम पढ़ेंगे कर्म रचना या बनावट के आधार पर दोनों क्रिया पढ़ेंगे, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो चलिए, अकर्मक क्रिया थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अकर्मक क्रिया में जी, अकर्मक क्रिया देखिए, जिस चीज़ में कोई चीज़ हटानी हो ना, उसके सामने ए लगा देते हैं। जैसे सत्य, तो उसका उल्टा क्या होगा? असत्य, यानी कि सत्य नहीं, तो ए उसमें नहीं का काम करता है। ऐसे ही ए प्लस कर्म, इसका मतलब ए का क्या है? नहीं। लिखा हुआ है ना, नहीं, ये रहा, तो ए का मतलब है नहीं, अर्थात बिना कर्म के। अकर्मक का मतलब क्या होगा? अकर्मक का मतलब होगा, अकर्मक का मतलब होगा बिना बिना कर्म के, यानी कि जिस क्रिया में कर्म उपस्थित नहीं होगा उसे अकर्मक कहेंगे। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम तो करता है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कौन मरा? रावण मरा। तो रावण रावण वहाँ पे क्या होगा? कर्म होगा। राम होगा कर्ता, ठीक है। बाण से मारा है तो बाण जो हो जाएगा वो करण हो जाएगा, और रावण को मारा है तो रावण कर्म हो जाएगा, यानी कि जो कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है, और जिस पे उस कार्य का फर्क पड़ेगा वो क्या होगा? कर्म होगा। तो अकर्म का मतलब क्या होगा भाई? अकर्म का मतलब होगा बिना कर्म के, यानी कि जिस क्रिया के व्यापार का फल, जिस क्रिया के, देखिए पूरा पढ़िए आप जी, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान रखें कि अकर्मक क्रियाओं के साथ कभी भी कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, बिल्कुल नहीं होने का, जब कर्म ही नहीं होगा। अब बात को समझने की कोशिश करें। देखिए, अकर्मक क्रिया में क्या होगा? मोटा मोटा अकर्मक क्रिया में क्या होगा? मोटा मोटा कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा। और क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ता है? हमेशा कर्म पे। अब कर्म इसमें नहीं है, तो अब क्रिया का प्रभाव सीधा किस पे पड़ेगा? कर्ता पे। यानी कि अकर्मक क्रिया वो होती है जिस पर क्रिया का प्रभाव कर्म पे ना पड़ के, कर्म पे ना पड़ के सीधा कर्ता पे पड़े। अब कर्म पे क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि कर्म इसमें होता नहीं है। ऐसे
अगर हम सकर्मक की बात करें, सकर्मक की, तो सकर्मक का मतलब क्या होगा, कर्म, इसमें क्या होगा, कर्म होगा, इसमें कर्म होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो क्रिया का प्रभाव होगा वो सीधा कर्म पे पड़ेगा। अभी आप आगे समझ जाएंगे, आप ज़रा इस बात को समझने की कोशिश करें। देखिए एक बार फिर से आप ये डेफिनेशन पढ़ें, ये देखिए पूरी पढ़िए। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, देखिए कर्ता पर पड़े, लेकिन उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, यानी कि इसको में कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसमें देखो लिखा हुआ है कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, सिर्फ कर्ता से ही काम हो जाता है, कर्ता पर ही प्रभाव पड़ता है हमेशा क्रिया का। तो इसमें ना तो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे आप देख लीजिए एग्जाम्पल, ये अकर्मक क्रिया है, राम रोता है, तो राम कौन है, राम करता है, और राम ही रो रहा है, तो प्रभाव किस पे पड़ा है इस बात का, कौन रो रहा है, राम रो रहा है, राम पे ही प्रभाव पड़ रहा है रोने का। तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा कर्ता हो जाएगा, और रोता क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी, कर्म है ही नहीं। तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ा, कर्ता पे, कर्ता कौन है, राम। ऐसे ही पक्षी उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहा है बताओ, क्रिया क्या हो रही है, देखो पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी पक्षी क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करना। अब कौन उड़ रहा है, ये हो गई क्रिया, यानी कि पक्षी उड़ रहे हैं। तो और पक्षी क्या है, कर्ता। तो आप खुद देखो, एक ही करता है पक्षी, क्योंकि क्रिया तो पक्षी कर रहे हैं ना, और क्या क्रिया कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो उड़ने का प्रभाव सीधा पक्षियों पर तो पड़ रहा है भाई, वही तो उड़ रहे हैं। तो यानी कि जहाँ क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़े वही सकर्मक अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। पक्षी उड़ रहे हैं, रेलगाड़ी चलती है, तो चलना किसे पड़ रहा है, रेलगाड़ी को। तो चलने का प्रभाव रेलगाड़ी पे है, राम हंसता है तो राम का प्रभाव, हंसने का प्रभाव राम पे पड़ रहा है ना। तो क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है ना। अब हम ये लाइन पढ़ते हैं, उपरोक्त वाक्यों में रोता है, उड़ते हैं, चलती है, हंसता है, ये क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, जैसे राम पर पड़ा, पक्षी पे पड़ा, रेलगाड़ी पे पड़ा और राम पर पड़ रहा है, अतः ये अकर्मक क्रियाएं होंगी। अब इसी के ठीक उल्टा होगा आपका क्या, सकर्मक क्रियाएं, है ना। अकर्मक क्रिया होंगे, और कुछ उदाहरण देख ले सकते हैं आप, ये देख लीजिए, एक मिनट, ये रहे, क्या क्या है, मेरा जोर से हंसी, पानी बरस रहा है, हवा चल रही है, वह खेल रहा है। इन्हें थोड़ा ध्यान से देख लेना। देखिए अकर्मक क्रिया का मैं आपको सीधा सीधा एग्जाम्पल ले देता हूँ। मैंने पत्र लिखा, मैंने बोला मैंने पत्र लिखा, मैंने पत्र लिखा, तो पत्र किसने लिखा, मैंने लिखा। तो क्रिया क्या हो रही है, लिखना, और कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं करता हो गया। तो जब क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट मुझ पे पड़ेगा, किसी दूसरे कर्म पे नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो अब क्या है, वो अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, सीधा प्रभाव कर्म की जगह कर्ता पे पड़ रहा है, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं अकर्मक क्रियाओं के, ये आप देख लेना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सकर्मक क्रिया पे, किस पे, सकर्मक क्रिया पे। तो सकर्मक क्रिया में क्या होगा भाई, जब क्रिया का प्रभाव जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पे ना पड़े। इस बार ध्यान रखना, पिछली बार तो प्रभाव किस पे पड़ रहा था, पिछली बार जो प्रभाव पड़ रहा था वो किस पर पड़ रहा था, बताइए आप। पिछली बार जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा था वो कर्ता पे पड़ रहा था, ठीक है ना। पिछली बार जो क्रिया का प्रभाव पड़ रहा था वो कर्ता पे पड़ रहा था, क्योंकि उसमें कर्ता मौजूद था, कर्म नहीं था। लेकिन सकर्मक क्रिया में कर्म मौजूद होगा भाई। तो इस बार कर्ता का जो प्रभाव पड़ेगा, क्रिया का जो प्रभाव पड़ेगा, तो क्रिया का कर्म पे प्रभाव पड़ेगा, ना कि कर्ता पर, ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए अभी ये पूरी लाइन पढ़िएगा, ये वाला, ये पूरा पढ़िए। जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। और सकर्मक क्रियाओं के साथ कारक चिन्ह आते हैं, अकर्मक के साथ कारक नहीं आते थे, लेकिन इसके साथ कारक आएगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ, तो मैं कौन है, कर्ता, ठीक है ना। और लिखता हूँ क्या हो रही है, क्रिया, लेकिन क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ, यानी कि लिखने का प्रभाव पत्र पे पड़ा, तो पत्र क्या हो गया, कर्म। तो यानी कि यहाँ पे कर्म की उपस्थिति है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया होगी, ठीक है ना। आगे देखिए, राम ने रावण को मारा, यहाँ पे क्रिया क्या है, मारना,
ठीक है ना। कर्ता कौन है, किसने मारा, राम ने मारा। और किसको मारा, रावण को मारा। तो मारने से किस पे प्रभाव पड़ा, रावण पे ही तो पड़ा, मरा तो वही। तो रावण यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कर्म मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगी, सहकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे ही आप तीसरा एग्जाम्पल देखिए, भंवरा फूलों का रस पीता है। पीता है, पीता है क्या होगी, क्रिया। ठीक है ना, ठीक है ना। कौन पीता है, भंवरा पीता है, तो भंवरा होगा कर्ता। लेकिन पीने का प्रभाव किसे होगा, किसको पिया जा रहा है। अगर आप पियोगे तो कौन ख़त्म होगा, कि भाई फूलों का रस ही तो ख़त्म होगा, फूलों पर ही तो उसका प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे कर्म मौजूद है, तो ये क्या हो जाएगी, सहकर्मक क्रिया। तो ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपरोक्त वाक्यों में लिखता हूँ, मारा, पीता है, इसका सीधा प्रभाव कर्ता पर ना पड़कर किस पे पड़ रहा है, पत्र पे पड़ रहा है, रावण पे पड़ रहा है, फूलों का रस पे पड़ रहा है। ये सब क्या है, कर्म है। यानी कि जो हमारी क्रिया है उसका जो प्रभाव है वो सीधा डायरेक्ट कर्म पे पड़ रहा है। समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुरेश ने फल खरीदे, सिपाही चोर को पकड़ता है, नौकर चिट्ठी लाया, सीमांत पकोड़े खा रहा है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, सीमा ने गाना गाया। ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा इनको थोड़ा सा डिफाइन करने में। देखिए एक मिनट। देखिए, अगर बात करें अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक क्रिया में क्या होगा, कर्ता होगा और क्रिया होगी। ठीक है जी। और क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट कर्ता पे पड़ेगा, यहाँ पे कर्म नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगी, अकर्मक होगी, यानी कि बिना कर्म वाला। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। अब बात करता हूँ सकर्मक की। अब सकर्मक में ध्यान देखना, स का मतलब सहित, अ का मतलब नहीं, तो कर्म सहित, यानी कि इसमें जो क्रिया होगी, किसी भी क्रिया का प्रभाव इस बार कर्ता पर नहीं, इस बार कर्म पे पड़ेगा। इसमें कर्ता होगा जरूर, लेकिन क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ेगा, ना कि कर्ता पे। और देखिए अकर्मक जो क्रिया होगी, इसमें कारक का भी इस्तेमाल होगा, कारक चिन्ह आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। लेकिन सकर्मक जो क्रिया होगी इसमें कारक चिन्ह आएंगे, है ना। समझ गए। अब देखिए इन एग्जाम्पलों को थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा इन्हें डिटेल में समझा देता हूँ। सुरेश ने फल खरीदे, यहाँ पे क्रिया क्या है, खरीदना। ठीक है, खरीदना क्या है यहाँ पे, क्रिया। और अब इस खरीदने वाली क्रिया का कर्ता कौन है, सुरेश है। अच्छा, खरीदने से प्रभाव किस पे पड़ा, क्या खरीदा गया, फल खरीदे गए ना, और फल क्या हुआ, कर्म हुआ। तो खरीदना यानी कि जो क्रिया है उसका प्रभाव फल पे यानी कि कर्म पे पड़ा है, तो इसलिए सकर्मक होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आगे के एग्जाम्पल आप खुद समझना। सुरेश ने फल खरीदे, सिपाही चोर को पकड़ता है, सीमांत पकोड़े खा रहा है, नौकर चिट्ठी लाया, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, सीमा ने गाना गाया, राहुल काम करता है। अब इस बात को ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कर्म कौन कौन से, मैं अब कर्म बता देता हूँ। देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में फल कर्म है, ठीक है ना, दूसरे वाले में चोर कर्म है, तीसरे वाले में पकोड़े कर्म है, ठीक है ना, और चौथे वाले में चिट्ठी, ठीक है ना, और पांचवें में पुस्तकालय, ठीक है ना, और छठे में गाना, और सातवें में काम। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।